वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भी क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, जिसका आज जो चैप्टर है वो है फोर्थ वाला, कानूनों की समझ। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि भाई कानून कैसे बनते हैं और क्या सबको हर कानून का पता रहता है, और सबको हर कानून का पता नहीं रहता तो भाई कौन से ऐसे कानून है जिसका ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। तो सारा प्रोसेस भी क्या क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहती है कानून बनने में, क्यों बनाए जाते हैं और किस बेस पर बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के हम चैप्टर में देखेंगे। तो भाई ऑलरेडी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो क्लास 6 की पूरी हो चुकी है, 7 की भी, और अभी क्लास 8 की जो पॉलिटिकल साइंस है वो चल रही है। तो ऐसे करके हम अपना सोशल साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, एटलीस्ट 10th तक का तो ज़रूर करेंगे पहले, उसके बाद अगर टाइम बचा तो 11th और 12th का भी करेंगे। तो जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो वो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी एनसीईआरटी की तैयारी अच्छे से करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है भाई कानूनों की समझ। तो इसमें क्या दे रखा है कि भाई कुछ कानून है, जैसे शादी की उम्र कितनी होती है, मताधिकार का सबको पता है कि भाई 18 साल हुई और अपना वोट बनाने का हमें अधिकार है। शादी की उम्र का भी कुछ कहीं पे क्या रहता है कि भाई फिर भी लोग बाल विवाह कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि भाई शादी की एज क्या है जो करने के लिए लड़के लड़की की। तो कुछ कानून होते हैं जो भाई हमें जल्दी पता चल जाते हैं, जैसे किसी चीज़ को खरीदने बेचने के कानून है, ये भी सभी लोग जानते हैं, संपत्ति को बेचना खरीदना, ठीक है। कुछ कानून है जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं, जिनका हमें बाद में पता चलता है। तो भाई कानून बनाने का जिम्मा है जो वो किसका होता है, वो संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं, नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं, तो ये सारी चीज़ है जो हम देखेंगे अभी। तो है भाई क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो भाई एक केस दे रखा है कि भाई जिसमें सरकारी अधिकारी है उसके बेटे को 10 साल की सजा हो जाती है, लेकिन सरकारी अधिकारी को क्या है कि वो अपने बेटे को वहां से भाग निकलने में मदद करता है। तो क्या ये आपको सही लगता है कि भाई सरकारी अधिकारी है तो उसके बेटे को सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर सजा हो भी गई तो वो जो भी कोई बंदा आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है वो उसको अपने अपने ताकत के बेस पर उसको हटाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि भाई ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है, कानून सबके लिए बराबर है। जैसा कि हमने पहले देखा था, अपने पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था कि भी जो राष्ट्रवादी थे उनके बीच में, राष्ट्रवादियों के बीच में इस बात पर पूरी सहमति थी कि जो स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होगी। भाई सत्ता किसी भी पावर में, कोई भी लोग, जरूरी नहीं है कि जो सरकार है सिर्फ वही सत्ता में है, जिसके पास पावर है वो अपने पावर का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से ही करे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। क्या क्या थे इनमें? सबसे महत्वपूर्ण क्या था? स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे, चाहे वो किस, जो कानून है वो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो, धन्ना सेठ हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। मतलब कि क्या है कि कहने का मतलब ये भाई कानून सबके लिए सेम है। हर जो कानून करने जो अपराध है, कानून को तोड़ने का उल्लंघन है या जो कोई भी अपराध है उसके लिए एक निश्चित सजा होती है, वो सभी लोगों के लिए सेम होती है, चाहे वो नीचे तबके का हो या कोई राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और सजा तक पहुंचने का जो तरीका है, वो प्रक्रिया है, वो भी सबके लिए सेम है। व्यक्ति का अपराध पहले साबित होना चाहिए तभी उसको सजा मिलती है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही होता था? ये तो है भाई हमारे संविधान में जो राष्ट्रवादियों ने जोड़ा,
ठीक है, लेकिन क्या पहले भी ऐसा ही था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। बहुत पहले की अगर बात करें तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो असंख्य स्थानीय कानून थे। स्थानीय कानून होते हैं कि भाई लोकल, हर जगह के अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना। तो असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय, एक सेकेंड, इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामले क्या थे कि भी जाति के आधार पर, जैसे एक ही अपराध के लिए जो निचली जाति के माने जाने वाले लोग थे उनको ज्यादा सजा मिलती थी और जो ऊपर वाली जाति के थे उनको कम सजा दी जाती थी। ठीक है, तो जाति के आधार पर भी होते थे। फिर क्या मानते हैं कि भाई कानून के शासन की शुरुआत हुई है अंग्रेजों से। तो इतिहासकार हैं जो इसमें भी काफी विवाद मानते हैं। इतिहासकारों के अपने अपने कुछ विवाद रहे हैं। तो कुछ क्या मानते हैं कि भाई औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था, कानून का शासन उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं चलाया। वो क्या मानते थे, भाई मनमाना होता था। 1870 का जो राजद्रोह एक्ट था वो अंग्रेजी शासन के मनमाने की ही मिसाल था। उसमें पे क्या करते थे कि भाई राजद्रोह की परिभाषा उनके लिए क्या थी कि भाई कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का अगर विरोध करता है, आलोचना करता है, तो उससे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये था 1870 का राजद्रोह एक्ट। इसके बाद आया है भाई 1919 में रोलेट एक्ट भी आया, जिसमें भी सेम था, बस लेवल थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया था। उसमें क्या कर देते थे, वह सीधे जेल में डाल देते थे। ठीक है, 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया तो इसके खिलाफ उस टाइम पे क्या था, लेकिन हमारे जो राष्ट्रवादी थे वो विरोध करने लगे थे। उस टाइम पे जो आंदोलन थे वो जोरों पर थे। तो इसलिए क्या किया भाई भारतीयों ने, फिर राष्ट्रवादियों ने क्या किया कि उसका विरोध किया। तो विरोध किया, विरोध करने के बावजूद भी 10 मार्च 1919 को, ये डेट याद रखना भाई यहाँ से, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। इसके बाद भी तो इसके खिलाफ जब वो लागू हो गया तो इसके खिलाफ क्या हुआ, पंजाब में इस कानून पर विरोध चल रहा था। तो 10 अप्रैल को जो नेता थे, विरोध करने वाले जो नेता थे, तो 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस चक्कर में जब उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो जो विरोध है वो और बढ़ गया था। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। विरोधियों ने जो गिरफ्तार किया गया था उसके खिलाफ एक सभा बुलाई गई थी। तो उसी समय क्या किया भाई, जनरल डायर थे ब्रिटिश के, जिन्होंने फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुए और उन्होंने वहां पर बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया था और अंधाधुंध वहां गोलियां चला दी। तो इसमें क्या हुआ था भी, काफी लोग इसमें मरे थे, काफी घायल हुए थे। तो काफी भयंकर जो था वहां का दृश्य था। तो ये याद रखना आपको, एक तो 10 मार्च की डेट याद रखना, 1919 को जो लागू हुआ था रोलेट एक्ट, 10 अप्रैल को हुआ था कि भाई गिरफ्तारी हुई थी डॉक्टर सत्यपाल की और डॉक्टर सैफुद्दीन की, और 13 अप्रैल को याद रखना भाई जलियांवाला कांड हुआ था। ये डेट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक राजद्रोह एक्ट अगर पूछा जाए तो 1870 में आया था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं एनसीईआरटी की जो हमें याद रखनी होती है। तो यहाँ पे क्या बात हुई है भाई, यहाँ पे बात हुई है कि जो अंग्रेजों के टाइम का जो कानून लेके आए थे वो उस टाइम पे भाई उनके मनमाने की बात हुई है कि वो अपनी मनमानी करते थे। इसी मनमानी के खिलाफ क्या हुआ था, फिर संघर्ष शुरू हुआ था और समानता का संघर्ष था। ये क्या था भाई, समानता का संघर्ष शुरू हुआ था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। जो हमारे राष्ट्रवादी थे वो ये मानते थे भाई कानून ऐसा नहीं है कि जिनके लिए मजबूरी हो। कानून का मतलब क्या होता, कानून का मतलब लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ठीक है, तो 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था।
ठीक है। ऐसे आके मतलब ये जब संघर्ष चलते रहे, ये इनका इसको क्या बोलते हैं, विकास क्रम बोलते हैं, कानून के शासन का विकास क्रम। ठीक है। तो कानून मतलब पहले भी ये अंग्रेजों ने भी कानून ला दिया था, लेकिन उनका कानून था कि भाई वो अपने ढंग से कानून चलाते थे। फिर राष्ट्रवादी क्या मानने लगे कि भाई कानून है कि वो लोगों की सुविधा के लिए है, वो न्याय के लिए होना चाहिए, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो संविधान की जब स्वीकृति मिली है, तो संविधान की स्वीकृति मिलने के बाद यह जो दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया, जो संविधान था हमारा वो एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर जो आगे भी हम प्रतिनिधि चुनकर, देश के लिए प्रतिनिधि जो चुनकर, एमपी एमएलए जो चुनकर भेजते हैं संसद में, उनको कानून बनाने के लिए हेल्प मिले। ठीक है। तो संविधान को क्या बना दिया गया भाई, एक बेस बना दिया गया। इस बेस पर कि भाई आगे जो कानून बनेंगे, और जो हमारे पुराने जो कानून है उनमें जो संशोधन का प्रक्रिया भी लेकर आए वो। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भी जो आज हम बना रहे वो कभी उनमें संशोधन ही नहीं होगा। इसी बेस पर क्या हुआ था भी, जो 2005 का हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून है वो उसमें संशोधन किया गया था हिंदू एक्ट में। ठीक है। 2005 में उसमें क्या किया गया, नए कानून के मुताबिक क्या हो गया, ये पूछा गया क्वेश्चन भाई, जो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन एक्ट है उसमें क्या किया गया है कि बेटे और बेटियां और उनकी मां तीनों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा है अब। ठीक है। तो ऐसे क्या है कि भाई संशोधन का प्रावधान भी, और जो कानून बनाने का एक बेस है वो हमारे संविधान में ऑलरेडी मेंशन किया हमारे राष्ट्रवादियों ने। फिर है कि भाई नए कानून है जो किस तरह बनते हैं। तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले क्या होता है कि समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते। भाई सरकार को पता कैसे चलता है, कहने का मतलब सरकार को पता कैसे चलता है कि भाई हमें कानून बनाने की जरूरत है, हमें इस मुद्दे पर कुछ विचार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई जनता से ही पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है। तो यह संसद की फिर जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। जैसे कि घरेलू हिंसा का आगे एक केस स्टडी इन्होंने दे रखी है, जिसमें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी, ये एक दे रखी है केस स्टडी। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या है, केस स्टडी दे रखी है अक्टूबर 2006 की, कि भाई साजिया है जो कि अखबार पढ़ रही है और बोल रही है, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा है, महिलाओं के लिए कितनी अच्छी चीज हो गई कि भाई अब वो हिंसा मुक्त रहेंगी अपने परिवार में। ठीक है। ये कानून आ तो बहुत पहले जाना चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या, भाई कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य है जो कि लेके आई थी इस समस्या को पुलिस के सामने। ठीक है। पुलिस के सामने लेके आई है, उसके बाद उन्होंने आगे और भी इस पे काम किया है इस महिला संगठन ने। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ है कि भाई 1999 में वकीलों ने, कानून के विद्यार्थियों ने और समाज वैज्ञानिकों के संगठन ने कलेक्टिवली मिलकर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा के रूप में राष्ट्रव्यापी चर्चा की है, जिसमें घरेलू हिंसा के बारे में, ठीक है, घरेलू हिंसा को रोकथाम और सुरक्षा उसकी कैसे कैसे होनी चाहिए, एक मसौदा तैयार किया। ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि ये देख लो भी, जो कानून पढ़ रहे थे, जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे, लॉ कर रहे थे, कुछ वकील थे, कुछ संगठन के सदस्य थे, तो ऐसे मिलकर इन्होंने एक मसौदा तैयार किया है और फिर सरकार तक उन्होंने भेजा है इस चीज को। फिर क्या कि घरेलू हिंसा की परिभाषा भी दी है कि घरेलू हिंसा ये नहीं कि सिर्फ घरेलू हिंसा औरत को पीटने तक की, तो घरेलू हिंसा की परिभाषा भी दी गई। घरेलू हिंसा की परिभाषा में क्या है कि शारीरिक, आर्थिक और यौन, मौखिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार सभी को शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा का मतलब ये है। तो इसमें क्या है दिया गया भाई, जो महिला संगठन है उनके सामने कैसे आई थी कि एक तो महिला थी जो कि काम कर रही थी वहीं पे और उसके पति उसको पीटते थे। एक महिला थी जो कि काफी बूढ़ी थी और उसको ये खतरा था कि भाई मेरे बेटे बहू जो हैं कि वो प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो,
और उसको ये था कि भाई मैं जिसने प्रॉपर्टी दे दूंगी वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, वो मुझे निकाल देंगे। तो दोनों तरह की क्या हुई भाई, घरेलू हिंसा तो दोनों तरह की हुई। तो इसीलिए फिर इन्होंने क्या किया कि घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है, जो दायरा है घरेलू हिंसा का, उसको बढ़ाया। ठीक है। और तब ऐसे मिलकर कई संगठनों ने मिलकर इस पर विचार विमर्श किया है, तब सरकार के सामने ये चीजें गई। और उसके बाद क्या है कि दिसंबर 2002 में 27 समिति ने मिलकर अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंपी है। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। फिर दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। तो ये है भाई पूरी प्रक्रिया जो कि महिला घरेलू हिंसा का जो एक्ट आया है उसकी, ये एनसीईआरटी में दी गई है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। 2002 दिसंबर 2002 में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसने अपनी राज्यसभा को सौंपी है समिति ने। उसके बाद लोकसभा में, फिर उसके बाद 2005 तक ये चला था। उसके बाद जो 2005 में क्या हुआ है कि भाई संसद दोनों सदनों में मंजूरी मिल गई थी और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 2006 में इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये याद रखना। तो ये था कहने का मतलब। अब हमें यहाँ से क्या समझ में आई है कि जो कानून जो बनते हैं वो समाज से, समाज की समस्याओं से निकलते हैं। ठीक है। पहले समाज में समस्याएं आती हैं, उसके बाद किस विचार विमर्श करने के बाद सरकार तक जो बातें हैं वो पहुंचाई जाती हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाए या किसी संगठन के थ्रू पहुंचाई जाए। उसके बाद उस पर विचार विमर्श करने के बाद कानून बनता है संसद में। वो कैसे बनता है कि दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए और फिर राष्ट्रपति का उस पर साइन चाहिए। तो तीनों से मिलकर ही कानून बनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये हमने सारा घरेलू हिंसा का था भाई, ये देखा है। फिर क्या रहता है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। भाई कानून बनाने की इतनी वो नहीं है कि भाई समस्या देखी और फिर कानून बना दिया और अब बात ये भी आती है कि भाई कुछ कानून ऐसे रहते हैं, सरकार कानून तो बना देती है लेकिन जनता के लिए हित में नहीं होते। भाई एक्साइटमेंट में कानून तो बन जाता है लेकिन कुछ लोगों के लिए वो उनके हित के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए वो नहीं। कुछ लोगों के लिए वो उनकी फिर क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। कुछ दो लोग हैं जिनके लिए वो अच्छे नहीं होते, वो आलोचना की जाती है। तो अब हम देखते हैं ऐसी स्थिति। तो क्या है कि भाई कई बार अभी मैंने जैसे बताया ऐसा कानून पारित कर देती है संसद जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही तो हो सकता है। भाई अगर उसको मंजूरी मिल गई तो वो कानून तो बन गया, तो कानून रूप से तो सही है, लेकिन फिर भी लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके हित में नहीं है। ठीक है। इसलिए लोग उसकी क्या करते हैं, आलोचना कर देते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों से रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो वापस क्या है कि कहने का मतलब ये कानून बनने के बाद वापस उसका जो रिएक्शन है वो भी सरकार तक पहुंचना चाहिए ना। तो वो कैसे कैसे भाई आलोचना करने से पहुंच सकता है, जनसभाएं करने से पहुंच सकता है, अखबारों में लिखवा कर पहुंच सकता है, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। ठीक है। तो हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। भाई जहां लोकतंत्र है वहां तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी इस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने वालों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है। लेकिन इससे क्या है कि भाई ये कानूनी रूप से तो ये ठीक है कि भाई जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्थान, उनको साफ सुथरा रखना, खुला रखने के लिए
कुछ कानून बनाने ज़रूरी है, लेकिन उससे क्या है कि भाई कुछ चीज़ें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो पटरी लगाने वाले फेरी वाले हैं, जो वो भी बड़े शहर में रहने वाले उन लाखों लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, वो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी उनकी रोजी रोटी, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ऊपर से क्या, उनकी रोजी रोटी तो है ही है, ऊपर से वो ऐसे लोग हैं कि भाई वो सस्ती चीज़ें भी देते हैं। ठीक है, जो सस्ती चीज़ें देते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई जो ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो सस्ती चीज़ों पर ही डिपेंड हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम अब कानूनी रूप से उस चीज़ को, उस कानून जो बनाया है उसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो सार्वजनिक स्थान को साफ सुथरा रखना कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत कानून नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी को देखकर ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हैं जो जो कानून बनाया गया है वो कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है, कितने लोगों को वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है, कितने लोगों को वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाती है टकराव की स्थिति। ठीक है, ऐसे उसमें जो विवाद खड़ा हो जाता तो उसमें टकराव की स्थिति आ जाती है। तो उस पर क्या करना पड़ता भाई, ऐसी स्थिति में सरकार को दोबारा से विचार विमर्श करना पड़ता है। ठीक है, इसमें फिर से एक बार वो जो रोजा पार्क्स का था, उसका केस था जो, ठीक है, रोजा पार्क्स जो हमने पढ़ी थी अब क्लास 7 की, उसमें भी पढ़ा है। रोजा पार्क्स नाम का जो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, वो 1 दिसंबर 1955 को वो श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार उसने कर दिया था। तो उसके फिर क्या हुआ था, फिर उस ऐसे कानून का विरोध कर रही थी वो। ठीक है, उस कानून का वो विरोध कर रही थी, कानून ऑलरेडी बना हुआ था और उस कानून का क्या कर रही थी, उसने विरोध किया था। तो नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था, ऐसा कानून था। तो फिर उसने क्या किया कि भाई इस चीज़ों के खिलाफ उसने अपने अधिकार, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गया था उसी बेस पर। और 1964 में फिर क्या किया है अमेरिका में कि भी नागरिक अधिकार कानून पास किया गया है। ठीक है, जो किसी भी नस्ल, धर्म और जो राष्ट्रीय के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो अमेरिका में भी ये चीज़ हुई थी ऐसे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, ये था एक साइड से जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने ये बताया है। बाकी का हमारा क्या था कि बाकी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कि भाई हम जो विरोध है उसका कर सकते हैं अगर हमें ये लगता है कि भाई कुछ कानून जो बनाए गए हैं वो सबके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या है कि जनसभाएं जो कर सकते हैं वो मैंने बताया ही थे, अखबारों में दे सकते हैं। तो यही है भाई, सारा जो प्रोसीजर है वो हमने देख लिया है आज का, कैसे कैसे कानून बन सकते हैं और कैसे कैसे जो कानून बनते हैं उनका विरोध किया जाता है, कैसे कैसे उनमें संशोधन किया जाता है। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।